कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और विषय राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आपको लगता होगा कि एक परिचित शब्द है, इसके मायने आप जानते हैं और निश्चित रूप से आप सोचते होंगे कि राष्ट्रवाद में देश का प्रेम, राष्ट्र के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति एक तरीके का झुकाव, ये राष्ट्रवाद होगा। लेकिन हमको ख्याल रखना है कि राष्ट्रवाद में जो वाद शब्द जो है वो विचारधारा को बताता है। जब भी वाद आता है, वाद शब्द, तो वह किसी एक विचारधारा को, किसी एक सोच को, किसी एक बहुत लंबी सोच को बताता है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा है पूंजीवाद एक विचारधारा, साम्यवाद, उसके साथ ही आध्यात्मवाद, एकेश्वरवाद आदि आदि। तो ये जो वाद है ये एक विचारधारा है और उस विचारधारा की धुरी के चारों ओर व्यक्ति या संबंधित लोगों की जीवन शैली जुड़ी रहती है। राष्ट्रवाद एक तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि ये 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास ही पनपना शुरू हुआ। उसके पहले राष्ट्रवाद नहीं था। क्या इसके ये मायने कि उसके पहले लोगों का देश के प्रति प्रेम नहीं था? क्योंकि अभी तक हम यही समझते हैं कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम लगभग एक ही चीज़ है। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या राष्ट्रवाद जो 17वीं 18वीं शताब्दी में जो विचारधारा सामने आई, इसके पहले क्या देश प्रेम जैसी चीज नहीं थी? इसका उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे। ये अध्याय कहने को तो छोटा है, लेकिन इतिहास, राजनीति विज्ञान और इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र, इससे इसका बड़ा गहन संबंध है। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? तो इस पाठ को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे, हम समर्थ होंगे ये जानने में कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा कैसे हुई और क्या है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की धारणा को समझने में हम समर्थ होंगे। दूसरी बात जो हम जानेंगे इस अध्याय में वो है कि राष्ट्रवाद की शक्ति क्या है। राष्ट्रवाद किस तरीके से प्रभावित करता है समाज को या राष्ट्र को या राज्य को। यहाँ राज्य और राष्ट्र में भी हमको अंतर थोड़ा समझना होगा। तो हम उसको समझते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवाद की शक्ति क्या है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें इस विचारधारा में समाज को हिलाने की कितनी ताकत है, किस हद तक ये विचारधारा समाज को प्रभावित करती है, करती आई है और कर सकती है। तो उसकी शक्ति को हम जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद की सीमाएं भी क्या हैं। राष्ट्रवाद की सीमाएं, उसका दायरा क्या है। सीमाओं से अर्थ है राष्ट्रवाद का दायरा। राष्ट्रवाद कहाँ पर जाकर रुकता है, कहाँ तक राष्ट्रवाद विचारधारा प्रभावशील रहती है और रहनी चाहिए, और कहाँ पर हमें राष्ट्रवाद की विचारधारा को लगाम देना चाहिए, इसे भी हम जानेंगे। तीसरा बिंदु जो इस अध्याय में हम जानेंगे वो है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच का संबंध।
लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच का संबंध। राष्ट्रवाद को जानने के बाद हम बेहतर स्थिति में होंगे कि हम उसका संबंध लोकतंत्र से कैसे है ये समझें, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच के संबंध को सुनिश्चित करने की जरूरत क्यों है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच के संबंध को सुनिश्चित करने की जरूरत है क्या? दोनों के बीच संबंध होना चाहिए क्या? किस तरह का संबंध होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? तो इस प्रकार ये अध्याय जो है इन बिंदुओं पर केंद्रित है, और अंत में हम राष्ट्रवाद, देश प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से होने वाले प्रभाव, इनको हम बेहतर स्थिति में समझेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इसने जो मानव सभ्यता है उस मानव सभ्यता को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और इस विचारधारा ने एक तरीके से प्रेरक शक्ति का काम किया है। इस शब्द को आप याद रखें, ये प्रेरक शक्ति का काम करती है। राष्ट्रवाद की विचारधारा लोगों को प्रेरणा देती है। किस चीज़ की प्रेरणा, इस पर हम आगे बात करेंगे, पर आप मूल रूप से समझ लें कि राष्ट्रवाद प्रेरक का कार्य करती है। हम अपने राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय जो भवन हैं, उनके सम्मान में बहुत कुछ करते हैं। चाहे स्मारक बनाएं, चाहे छुट्टियों की घोषणा करें, चाहे उसके लिए सेलिब्रेशन करें, और ये सब उनके महान कार्यों को याद दिलाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वो अपने राष्ट्रीय झंडे का, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे। राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करें, और हम अपने राष्ट्र का गुणगान करने वाले, राष्ट्र का बखान करने वाले वैसे गीत गाते हैं। जब भी ऐसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस, इन दिनों हम राष्ट्रगीत के माध्यम से या गीतों के माध्यम से एक तरीके से हम अपने देश का बखान करते हैं, और देश के नागरिकों से हम ये अनुरोध करते हैं, ये कहते हैं कि वे राष्ट्र के हित में हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहें, और आह्वान करते हैं कि सर्वोच्च प्रकार की राष्ट्रीय सेवा करें। ये जो भावना है, देश के लिए त्याग करने की भावना, परिवार से, क्षेत्र से, जाति से, समाज से उठकर राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने की भावना,
ये कहीं कहीं राष्ट्रवाद से इसका संबंध है। राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है, ये बारंबार सभी कार्यक्रमों में जितने वक्ता होते हैं वे बोलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? ये सब प्रेरक बातें हैं। किस चीज के लिए प्रेरणा देती हैं? राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देती हैं। 19वीं शताब्दी में जो पूरा यूरोप, खासकर आप इस नक्शे में देखें तो पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर एक खास तरीके से फैली। मैंने जैसा आपको पूर्व में कहा कि 17वीं 18वीं बल्कि 18वीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद एक विचारधारा के रूप में, एक शक्तिशाली विचारधारा के रूप में सामने आया। राष्ट्रवाद की भावना सामने आई। ये 19वीं शताब्दी आते आते जो यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब देश आते हैं, यहाँ पर राष्ट्रवाद की लहर फैली। आपके मन में फिर ये सवाल उठना चाहिए, तो क्या अन्य देशों में राष्ट्रवाद नहीं था? सच्चाई तो ये है कि उसका उत्तर होगा कि राष्ट्रवाद अन्य देशों में नहीं था, पर अन्य देशों के लोग देश प्रेमी थे, अपने देश के प्रति समर्पित थे। तो यहाँ पर आपको देश प्रेम और राष्ट्रवाद के बीच का वो जो अंतर है वो समझने की जरूरत है। उस अंतर को समझने के लिए हम थोड़ा सा और गहराई पे जाएं, पर पहले हम ये जान लें कि राष्ट्रवाद 19वीं सदी के आसपास पश्चिमी यूरोप के उन देशों में आया जिसका मैंने नाम लिया। और जर्मनी और इटली में तो ये राज्य बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे, बहुत ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरे, और वहाँ पर राष्ट्रवाद सर्वोच्च श्रेणी पे था। वहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद के नाम पर वहाँ के लोग संगठित हुए, इटली और जर्मनी में। 19वीं शताब्दी का अंत आते आते एशियाई देशों में भी राष्ट्रवाद की लहर आई। एशिया के देशों में भी राष्ट्रवाद की लहर आई और बाद में अफ्रीकी देशों में भी इसका फैलाव हुआ। और परिणाम क्या हुआ इस सबका कि इस बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना ने अनेकों राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, और फिर ये राष्ट्र, चाहे वो एशिया के हों या अफ्रीका के हों, ये स्वतंत्र हुए। तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना पश्चिमी यूरोप से फैली, एशिया की ओर गई, अफ्रीका की ओर गई, वैसे वैसे हम देखते हैं ये देश स्वतंत्र होते चले गए, राष्ट्र निर्माण होता चला गया, नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। राष्ट्र क्या है? मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूं, राष्ट्र, राष्ट्रवाद। तो सवाल ये उठता है, राष्ट्र क्या है? किसे हम राष्ट्र कहते हैं? अंग्रेजी में राष्ट्र को नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशन। और नेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो जड़ है, वो है नेशियो शब्द से, NATIO। नेशियो नामक लैटिन शब्द से हुई नेशन, नेशियो। और नेशियो का संबंध रेस या जन्म से है, बर्थ से, या रेस से है, जैसे रेस को हम कहते हैं वंश। यानी मैं पुनः दोहरा दूं आपको कि राष्ट्र के पीछे जो मूल शब्द है वह है नेशन। नेशन बना है नेशियो, जो लैटिन शब्द है, और नेशियो का जो अर्थ है उसकी भाषा में वह है जन्म, बर्थ या वंश, रेस। बहुत से लेखक राष्ट्र का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो एक ही मूल वंश के हों, इसलिए नेशन, नेशियो एक वंश को लेकर भी बनता है। यदि राष्ट्र का उपयोग, राष्ट्र शब्द का उपयोग बहुत से लोग एक वंश को लेकर करते हैं, तो उनके अनुसार एक खास भौगोलिक क्षेत्र भी एक नेशन
का निर्माण करता है, एक राष्ट्र का निर्माण करता है। अर्थात यदि मैं नेशन के तत्वों की बात करूं, कौन कौन से तत्व नेशन में समाहित हैं, राष्ट्र में समाहित हैं, तो पहला हमने देखा कि सर्वप्रथम इसमें एक जगह जन्म, जो एक ही क्षेत्र में जन्म लिए हों। दूसरा, उसका संबंध वंश से है, एक मूल वंश उनका एक ही हो। और तीसरा, भौगोलिक क्षेत्र वो एक हो, एक ही तरीके के, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करते हों। बाद में इसमें एक और तत्व को जोड़ा गया। इन तीन तत्वों के अलावा जन्म, उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र, मूल वंश, भौगोलिक क्षेत्र, चौथा तत्व जो बाद में जोड़ा गया वह था एकता। और वो भी कैसी? स्थायी एकता। अतः राष्ट्रीयता की यदि हम उत्पत्ति की बात करें, राष्ट्र की उत्पत्ति की बात करें, तो राष्ट्रीयता की उत्पत्ति और विकास के लिए हमें वंशीय या जातीय एकता, भाषाई एकता, भौगोलिक एकता एक उसके आवश्यक तत्व हो जाते हैं। वंशीय एकता, भौगोलिक एकता, भाषाई एकता भी इसमें शामिल है, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग, एक जन्म, एक वंश के लोग लगभग एक भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार ये तत्व किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक माने जाने लगे और कहा गया कि इन्हीं तत्वों के मेल से राष्ट्र का निर्माण होता है, इन्हीं तत्वों के मेल से एक राष्ट्र बनता है। पर वंश या जाति, धर्म और भाषा की एकता ही राष्ट्रवाद के मूल तत्व नहीं है। जो चार तत्व बताए गए, इन चार तत्वों के समायोजन से एक राष्ट्र बनता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मात्र इससे एक राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्रवाद का मूल तत्व इनमें समाहित नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए होता है जिसे हम राष्ट्रवाद मान सकते हैं। आखिर वो तत्व कौन से हैं? किस तत्व की ओर इशारा है जो इन चार में समाहित नहीं है? निसंदेह वंश, जाति, जन्म, धार्मिक एकता, भाषाई एकता, भौगोलिक एकता, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भौगोलिक एकता, भाषाई एकता, मूल वंश आदि आदि ये एक राष्ट्र का रूप देते हैं हमारे देश को। लेकिन एक तत्व का होना या ना होना, इनमें से किसी भी एक तत्व का होना या ना होना इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि उस देश के लोगों में राष्ट्रीयता का अभाव है या राष्ट्रीयता नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, ये जो मैंने चार तत्वों का जिक्र किया, यदि इनमें से कोई तत्व अनुपस्थित है, गैर हाजिर है, तो इसका अर्थ ये नहीं माना जाए कि यहाँ पे राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनपी है। वे कौन सी बातें हैं जो राष्ट्र का निर्माण करती हैं और राष्ट्रीय भावनाओं को ज़्यादा बलवती बनाती हैं? सोचने की बात यह है कि क्या इन्हीं चार तत्वों के मिलान से ही हम में राष्ट्रीयता आ जाती है, या इसके अलावा कुछ और भी? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे मन में, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करती है, उसको बढ़ाती है, उसको उकसाती है? और यदि इसकी बात करें तो पहला तत्व जो अहम है राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में, वह है समान विश्वास, मान्यताएं या एकत्व की भावना, फीलिंग। भावना शब्द, मैंने एक शब्द का उपयोग किया था, प्रेरक। राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद प्रेरक तत्व है। यहाँ पर अब दूसरा शब्द एक आता है कि एक भावना, फीलिंग।
तो समान विश्वास होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अहम है कि समान ऐतिहासिक एकता हो। ऐतिहासिक एकता से तात्पर्य ये है कि लंबे काल तक, एक बहुत लंबे काल तक, इतना लंबा कि उसका स्वयं का एक इतिहास बन जाए, इस लंबे काल तक वहाँ के लोगों में एक तरीके से एकता रही हो, एकजुट रहे हों, एक दूसरे से संबंधित रहे हों। तो ये ऐतिहासिक, पहली बात तो समान भावनाएं, एकत्व की भावना, ये एकत्व की भावना के साथ ही साथ उसमें ऐतिहासिकता का पुट होना जरूरी है। इतिहास, उस देश का, उस राष्ट्र का इतिहास, जो लंबा जो काल है, उसमें उस देश के लोगों का या उस क्षेत्र के, भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के मानसिक विचार एक हों, भावनाएं एक हों, और वो एक भावना यदि है तो एकत्व की भावना निश्चित रूप से पनपेगी। भौगोलिक एकता राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अन्य अहम बिंदु है। भौगोलिक दृष्टि से एक क्षेत्र तो रहता ही है, लेकिन मात्र एक क्षेत्र का होना इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि वहाँ पे राष्ट्र की भावना हो। अर्थात ये जरूरी है कि यदि वो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग अपने तहीं भौगोलिक दृष्टि से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो वह राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को बनाने में मदद करता है। तो भौगोलिक एकता एक बहुत अहम तत्व हो गया, जो उस क्षेत्र का विभिन्न भौगोलिक ढांचा है, उनमें भी परस्पर सामंजस्य होना आवश्यक है। और इस प्रकार भौगोलिक एकता राष्ट्र निर्माण के तत्वों में एक अहम तत्व हो गया। अगला बिंदु जो राष्ट्र के लिए बहुत अहम है, एकता की भावना और ऐतिहासिक उसमें एकात्मता। इसके बाद उनके जो आदर्श हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के, उनकी जो परंपराएं हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की जो मूल्य हैं, वैल्यू सिस्टम जो है, जिसके आधार पे वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी संस्कृति बनाते हैं, तो उसमें एक तरीके की सांस्कृतिक एकता का होना जरूरी है। और यह तभी संभव है जब उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को अन्य के साथ साझा करें। ये साझा करना इसलिए आवश्यक है ताकि विभिन्न समुदाय के लोग एक तरीके का सामंजस्य बैठा सकें, एक तरीके से एकात्मता ला सकें, वैचारिक एकात्मता ला सकें। और इसलिए साझे आदर्श और मूल्य राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत अहम है। यही साझे आदर्श, यही मूल्य, परंपराएं, कस्टम्स, रीति रिवाज, चाहे जिन शब्दों को हम लें, यही संस्कृति को एक रूपता देती हैं, उस क्षेत्र की संस्कृति को एक रूपता देती हैं। अर्थात अगला बिंदु जो हो जाता है वह है सांस्कृतिक एकता। यदि हमारी परंपराएं, यदि हम अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों को, अपने विचारों को, अपने आदर्शों को दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में विभिन्न समुदाय एक दूसरे के निकट आएंगे। और ये निकट आना राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यावश्यक है। निकट आने से सांस्कृतिक एकता आती है,
एक दूसरे के सांस्कृतिक यानी कल्चरल यूनिटी पनपती है और आगे बढ़ती है। और यदि यही कल्चरल यूनिटी ऐतिहासिक दृष्टि से लंबे काल के लिए हो जाए तो राष्ट्र के निर्माण में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा अगला तत्व जो अहम है हमारे राष्ट्र को बनाने में या राष्ट्र की भावना को लाने में, राष्ट्र की भावना को लोगों में डालने में, वह अगला बिंदु है समान हित। उस क्षेत्र के रहने वाले, उस भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले सभी लोग का हित समान हो, सभी लोग किसी समान उद्देश्य के लिए जीवन यापन कर रहे हों, सभी के हित में समानता हो, तब जाके राष्ट्र निर्माण में सहूलियत होती है। और अंतिम तत्व जो इसके लिए अहम है वह है समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं। सातवां और अंतिम तत्व समान राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं। अब ये राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं से क्या तात्पर्य है? एक भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। और जब ये लोग रह रहे हैं तो इन सब की अपनी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें, अपेक्षाएं किनसे होती हैं? सत्ता से। जो भी सत्ता में है उससे वहां की जनता कुछ उम्मीदें लेके चलती है। यदि सत्ता में रहने वाले किसी एक वर्ग के हों तो दूसरे वर्ग की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, और शायद वह वर्ग, जिस वर्ग के लोग सत्ता में हैं, ज़्यादा हावी होने लगता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के निर्माण में बाधा आती है, क्षेत्रीयता की भावना बढ़ने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, जो समाज के सभी तबके के लोग, उनका प्रतिनिधित्व सत्ता में हो, ताकि उनकी सबकी महत्वाकांक्षाएं, उन सब की इच्छाएं पूरी करने का कार्य सत्ता करे। यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहलाती है। सभी चाहते हैं कि हमारे वर्ग से प्रतिनिधित्व हो शासन में, प्रशासन में। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन में होना आवश्यक है यदि हम समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की बात करते हैं, तो जो बाद में राष्ट्र निर्माण में मदद करता है। तो इस प्रकार राष्ट्र से तात्पर्य एक, हम कह सकते हैं, एक ऐसा मानव समूह जो वंश, भाषा, धर्म, इनकी भौगोलिक क्षेत्र, इनकी विभिन्नताओं के बावजूद जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान है, सांस्कृतिक धरोहर जिनकी समान है। और इस प्रकार ये जो विभिन्नता के बावजूद ये लोग एक तरीके से आपसी एकता के बंधन में बंधे रहते हैं और किसी विशिष्ट देश को अपनी मातृभूमि या पितृभूमि भी कहते हैं, पवित्र भूमि मानते हैं किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को। तो इस प्रकार हम अब यहाँ पर ये समझने की स्थिति में हो गए हैं कि एक राष्ट्र क्या है या राष्ट्र के अहम तत्व क्या क्या हैं। और राष्ट्र यानी नेशन,